साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में 3-4 आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए फाइनेंशियली तौर पर काफी फायदेमंद हो सकती है। जी हां दोस्तों चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंट्री लेवल पे ऐसे बहुत से पूर्व सैनिक हैं जो जानकारी के अभाव की वजह से अपना फाइनेंशियल लॉस कर रखे हैं। दोस्तों 6th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो नई बेसिक पे फिक्स की गई थी और बहुत से लोगों की जो बेसिक पे थी वो कम फिक्स हुई थी। तो अगर आप में से भी ऐसे हैं जिनकी बेसिक पे कम फिक्स हुई थी तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है एंट्री लेवल पे का, जिसका भुगतान भी काफी पूर्व सैनिकों को हो गया है और सर्विस में रहने वाले सैनिकों को भी हुआ है। जनवरी 2006 से एक इंक्रीमेंट उनका बढ़ा है क्योंकि बेसिक पे उनकी कम फिक्स हुई थी नए पॉलिसी के मुताबिक। तो अगर आपका भी बेसिक पे कम फिक्स हुआ है तो आप भी उसका क्लेम कर सकते हैं सीपी ग्राम के थ्रू, या फिर आप लेटर के जरिए भी रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं और वहां से आपका प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, एमएसीपी जिनको नहीं मिली है तो वो चेक करें कि क्या उनका कोर ऑर्डर हुआ है, क्या उनका पार्ट 2 ऑर्डर हुआ है। अगर हुआ है तो उसको क्लेम करें और नहीं हुआ है तो उसको करवाएं ताकि आपको एमएससीपी का लाभ मिल सके। पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि क्या आप एमएससीपी के लिए या एसीपी के लिए एलिजिबल थे या नहीं, और फिर रिकॉर्ड ऑफिस से आप संपर्क करें लेटर के जरिए ताकि आपको एमएससीपी का जो भी पैसा बने वो आपके खाते में जल्द आ जाए। उसके बाद दोस्तों, बहुत से सैनिकों का मामला शेल्टर अपॉइंटमेंट के ऊपर आकर के लटक जाता है। एक कंफ्यूजन होती है कि परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गए हैं, अब शेल्टर अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड ऑफिस मांग रहा है, क्या मैं विलिंग करूं या अनविलिंग करूं, कितना मुझे फायदा होगा, कितना मुझे लॉस होगा, मेरी 15 साल की सर्विस नहीं है उसमें मेरे को सर्विस पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बिल्कुल आपको जानकारी से भरी हुई मिलेगी। और बहुत से लोगों का ये भी है कि नाना केस हो गया है, मतलब डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी है, तो अब आगे क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो लो मेडिकल कैटेगरी और दूसरा शेल्टर अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं लो मेडिकल कैटेगरी होते ही आपके रिकॉर्ड ऑफिस आपके यूनिट को चिट्ठी भेजते हैं कि ये बंदा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया है, अब इसका शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भेजा जाए। अब शेल्टर अपॉइंटमेंट क्या है? शेल्टर अपॉइंटमेंट है भाई आपके एलएमसी की वजह से मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा कुछ एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। नॉर्मल सैनिक की तरह आपको हर जगह ड्यूटी पर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन इजाजत नहीं देती है, मेडिकल अथॉरिटी ने वो रिकमेंड किया है। इसलिए आपको उस काम के बदले दूसरे काम में रखा जाता है ताकि आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन ना हो और आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक ठाक रहे। इसलिए एक काम के बदले दूसरे काम को देने के उसी को शेल्टर अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो शेल्टर अपॉइंटमेंट आपके यूनिट कमांडर रिकमेंड करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या शेल्टर अपॉइंटमेंट में विलिंग करें या अनविलिंग करें। सर्विस आपकी 15 साल नहीं हुई है, ऐसे में क्या लॉस हो सकता है, और 15 साल हो गई है तो ऐसे में क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी 15 साल सर्विस नहीं है और आप शेल्टर अपॉइंटमेंट में अनविलिंग कर देते हैं, आपके सीओवी अनविलिंग कर देते हैं, तो जो सबसे पहले आपका लॉस होगा वो होगा आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्विस पेंशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 15 साल चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर आपकी डिस्चार्ज डेट आपके अनविलिंग और सीओ के अनविलिंग करने से 15 साल से पहले आ जाती है तो आपको सर्विस पेंशन का लॉस होगा। अब सवाल खड़ा होता है क्या आपको दूसरी कोई पेंशन नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, आपको फिर इनवैलिड पेंशन मिलेगी। दूसरा, 15 साल आपकी हो गई है और आप शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग करना चाहते हैं या अनविलिंग करना चाहते हैं, क्या उसमें क्या आपको लॉस है, क्या फायदा है? दोस्तों 15 साल आपकी सर्विस हो गई तो बेनिफिट सबसे पहले यही है कि आप सर्विस पेंशन के हकदार हो चुके हैं। डिसेबिलिटी पेंशन आपकी मिले या ना मिले लेकिन सर्विस पेंशन आपको मिलेगी। अब दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन अगर आपकी रिजेक्ट हो जाए यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल या नॉर एग्रावेटेड, नाना केस हो जाए, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है क्लेम करने के लिए।
तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होती है, रिकॉर्ड ऑफिस आपके पास लेटर भेजता है और एक फॉर्मेट भी भेजता है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन इस कारण से रिजेक्ट हो गई है और इसलिए आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है फर्स्ट अपील का, जिसे आप भेजें। तो दोस्तों फर्स्ट अपील भेजने से पहले आप अपने केस को मजबूत करें, एक एप्लीकेशन बनाएं और तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं जिसमें मटेरियल एविडेंस हो कि क्यों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। रूल पोजीशन का भी हवाला दें और सर्विस कंडीशंस का भी हवाला दें कि किन सर्विस कंडीशंस में आपको डिसेबिलिटी हुई थी। और उसके बाद फर्स्ट अपील आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजें। रिकॉर्ड ऑफिस फिर वहां एग्जामिन करेगा और फिर आगे सर्विस हेडक्वार्टर तक भेजता है। सर्विस हेडक्वार्टर में बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। अगर वहां से रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलता है सेकंड अपील का, जो अपीलेट अथॉरिटी के पास आप सबमिट कर सकते हैं। 6 महीने का वक्त आपको मिलता है और 6 महीने ही रिप्लाई आने में लग जाते हैं। तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील जब भी आप भेजें तो आप पूरे मटेरियल एविडेंस के साथ भेजें, फुल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं और पूरे सर्विस कंडीशंस लगाएं कि किन कंडीशंस में आपको जो डिसेबिलिटी हुई है। उसके बाद फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों ही रिजेक्ट हो जाएं तो आपके पास ऑप्शन बचता है कोर्ट केस का, और फिर आप किसी अच्छे वकील से लीगल एडवाइस लेने के बाद ही कोर्ट केस करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।